गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राखी अग्रवाल SQLDD से। कल हमने भाषा के विषय में पढ़ा भाषा क्या है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लिपि के विषय में पढ़ेंगे। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। लिखित भाषा के लिए ध्वनियों के जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं और भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिनको मान्यता मिल गई है, वे चिन्ह उस भाषा के संदर्भ में अपने विशेष नाम से जाने जाते हैं तथा भाषा के रूप को धारण करते हैं। इन्हें हम लिपि की संज्ञा दे सकते हैं। हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की लिपि फारसी है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। बोली क्या है? बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप है। बोली का रूप स्थान स्थान पर बदलता रहता है। हर स्थान पर अलग अलग बोली बोली जाती हैं। बुंदेलखंडी, अवधी, कन्नौजी, मैथिली आदि सब बोलियां हैं। उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना की जाए, वह बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, ये सब बोलियां हैं। इनमें साहित्य की रचना की गई है और इस कारण ये उपभाषाएं बन गई। भाषा और बोली देखने में एक सी लगती है, किंतु इन दोनों में विशेष अंतर होता है। भाषा क्या है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थात बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र भाषा के कंपैरिजन में भाषा की अपेक्षा बहुत सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है और जबकि बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है और बोली का प्रयोग हर क्षेत्र में बोलचाल में किया जाता है। साहित्य ज्ञान के संचित कोश है तथा युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है? जिसमें साहित्यकार सामान्य रूप से बोलकर या सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, वह गद्य साहित्य में आते हैं। इसमें कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि आती हैं। अब जैसे महादेवी वर्मा की गिल्लू या मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान, ये सब गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य में तुकबंदी या लय के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। सब इसमें छंद, पद, सवैये, सोरठा, कविता, दोहा आदि आती हैं। जैसे बिहारी जी की सतसई और कबीरदास जी की बीजक। अब भाषा और व्याकरण। भाषा में अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है और भाषा का व्यवस्थित होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम भाषा को व्यवस्थित नहीं कर सकते। व्याकरण द्वारा भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने आदि के तरीकों को सीखा जाता है। इसीलिए भाषा को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अतः कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। व्याकरण में भाषा के लिखित और मौखिक रूप का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सब विस्तृत ज्ञान के ग्रंथ हैं। हम इन्हीं के आधार पर इसके 3 वर्ग कर सकते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार में हम वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार करते हैं, जबकि शब्द विचार में उसके विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति व ज्ञान के विषय में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा वाक्य विचार में वाक्य की रचना, प्रयोग, विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है।
थैंक यू।